नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सर्वे में आ गए हैं चौंकाने वाले नतीजे। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बड़ी खबर आपको लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री पर किया हमला, कहा अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज है अमित शाह। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। 2023 में 2,16,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि देश में मुन्ना भाई जैसे डॉक्टर हो रहे हैं तैयार। नीट पेपर लीक मामले पर राघव चड्ढा ने छात्रों के भविष्य पर जताई चिंता। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि गिने गए वोट और डाले गए वोट में अंतर पर चुनाव आयोग की खामोशी चिंता का विषय। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी का यह बड़ा बयान। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है भाजपा। सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी नीचे रही, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका लगा, जहां पर समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन गई। यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली। और इन सब के बीच एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। आम चुनाव के दौरान भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसे दावे किए थे। और हाल ही में यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की अटकलों के बीच कई अहम बैठकें भी हो गई हैं। और अब एक ताजा सर्वे में जनता से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे में लोगों से कई सवाल किए गए और एक ऐसा ही सवाल था कि क्या बीजेपी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर रही है। और इस सवाल पर सबसे ज्यादा 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जो कि चौंकाने वाला था। और इसके अलावा 28% लोगों ने कहा है कि अभी चर्चा हो रही है। और जबकि 20% लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की चर्चा नहीं हो रही है। यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि हाँ, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, 42% जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाना चाह रही है। और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को बड़ा झटका लगा है, उसका जिम्मेदार यहां पर योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा सकता है। इस सर्वे में यह भी पूछा गया कि बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किस वजह से हुआ है। इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ दोस्तों, लगभग 50% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो 22% लोगों ने संविधान बदलने के आरोप को वजह बताया। तो वहीं 10% लोगों ने नेताओं और संगठनों में राज्य की कमी को जिम्मेदार कहा। इसके अलावा सरकार के प्रति नाराजगी को 5% लोगों ने कहा। और अयोध्या यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी क्यों हारी, इस पर 28% लोगों ने बताया कि ओबीसी और दलित में नाराजगी इसकी वजह है। जी दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली सीट अगर उत्तर प्रदेश की थी तो वह अयोध्या फैजाबाद की सीट थी, जहां पर राम मंदिर बनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आपको क्या कुछ लगता है, क्या था 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार का कारण? और क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ को हटाने का यहां पर कार्य कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को पुणे में एक रैली में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने कहा कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं आपको अब्दाली बोलूंगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है? अब्दाली का वंशज पुणे में आकर बोल के गया। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू किया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है और इसे सत्ता जिहाद कहते हैं। छत्रपति
छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया। शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं, तुमने तो विश्वासघात किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं किसी बग को चुनौती नहीं देता, आपके पास इसके लिए क्षमता नहीं है, या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। कुछ लोगों को लगा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं, मैं किसी बग को चुनौती नहीं देता। मैं एक सुसंस्कृत महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जबकि आप महाराष्ट्र और पार्टी को लूटने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2023 में 2,16,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेर लिया। जहां दोस्तों सरकार ने जानकारी दी है कि वर्ष 2023 में 2,16,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारतीय नागरिकों को लेकर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ये बातें कही। इसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीयों का ये पलायन अपारदर्शी कर नीतियों और मनमाने कर प्रशासन का परिणाम हो सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा है कि राज्यसभा में सरकार के खुद के दिए आंकड़े के मुताबिक 2023 में 2,16,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है, जो 2011 में ऐसा करने वाले 1,23,000 लोगों की संख्या से लगभग दोगुनी है। नागरिकता छोड़ने वाले में से कई भारतीय अत्यधिक कुशल और शिक्षित हैं। घरेलू स्तर पर कुशल श्रम आपूर्ति की कमी के समय उनके देश छोड़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में मुन्ना भाई जैसे डॉक्टर हो रहे हैं तैयार। नीट पेपर लीक मामले पर राघव चड्ढा ने छात्रों के भविष्य पर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, नीट यूजीसी 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि लाखों नीट अभ्यर्थी अनियमितताओं के कारण दुखी हैं। अगर ऐसी घटनाएं जारी रही तो हमें मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर देखने को मिलेंगे। सरकार को नीट पेपर लीक की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को दंडित करना चाहिए। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था का संकट हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। ये व्यवस्था कभी हमारे देश का गौरव हुआ करती थी, लेकिन आज ये एक युद्ध का मैदान बन गई है, जहां हमारे बच्चे ज्ञान या अधिकार के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप सांसद ने कहा कि बहुत कम उम्र से ही हमारे छात्रों को कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में धकेल दिया जाता है और कुछ नया सीखने की इच्छा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कारण दब जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिने गए वोट और डाले गए वोटों में अंतर पर चुनाव आयोग की खामोशी चिंता का विषय। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, इस साल हुए लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोट के बीच में जो अंतर सामने आ रहा है, उस पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और आयोग इस पर भी अभी तक खामोश है और ये गंभीर चिंता का विषय है। ये बात देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसी सप्ताह एक न्यूज चैनल से बातचीत में कही। उनका कहना था कि वास्तविक समय में जमा किए गए डाटा में किसी भी तरह की विसंगति की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन अगर चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किए गए डाटा में अभी भी खामियां और विसंगतियां दिखाई देती हैं तो संदेह को दूर करना आयोग का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। दोस्तों, एसवाई कुरैशी इसी सप्ताह नई दिल्ली में एडीआर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे और रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा से मिलान करने पर एडीआर ने 538 लोकसभा क्षेत्रों में विसंगतियां पाई हैं। 362 क्षेत्रों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम थे, जबकि 176 लोकसभा सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोट से ज्यादा थे। इसके अलावा 2 अन्य स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने भी आंकड़ों का मिलान किया और वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे। 4 संसदीय क्षेत्र में जो सबसे छोटे हैं आंकड़े बिल्कुल मेल खाते हैं, वो है अमरेली, अंतिगल, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पर सवाल पूछा जा रहा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण इसको लेकर के नहीं दिया है, जो कि चिंता का एक विषय है और इसको लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी बड़ा बयान दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं, अधिकारी सुनते नहीं, उनसे बिहार चल नहीं रहा है। कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख कुरैशी साहनी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार का इकबाल प्रशासन से खत्म हो गया है, उनका कोई डर नहीं
रह गया है। अब मुकेश साहनी जैसे इतने बड़े नेता के पिता की हत्या कर दी जाती है तो फिर राज्य में भला कौन सुरक्षित है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं। हम ही प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पर सैकड़ों उदाहरण देते हैं। बिहार में आम आदमी की क्या हालत है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसमें नीतीश सरकार फेल है। अधिकारी अपने मन की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। जब मुकेश साहनी के पिता की हत्या हो गई तो फिर बिहार में आखिर कौन सुरक्षित है, आम आदमी के क्या हालात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि एनडीए का पहला विकेट गिर सकता है। दिग्गज नेता दे सकते हैं बड़ा झटका और बीजेपी से नाराज चल रहे हैं ये नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बने 2 महीने होने के हैं और इन 2 महीने में इसी गठबंधन की सरकार में किसी प्रकार की कोई खटपट की खबरें नहीं आई। और इसी बीच कर्नाटक में जेडीएस के एक फैसले ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी कर्नाटक में एक पदयात्रा निकाल रही है और उसने इसमें शामिल होने के लिए एनडीए में शामिल जेडीएस को भी आमंत्रित किया था, लेकिन जनता दल सेक्युलर ने बीजेपी की यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री और जनता दल के नेता कुमार स्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की पदयात्रा का समर्थन नहीं करेगी। कुमार स्वामी ने कहा कि बीजेपी ने इस यात्रा को लेकर हमें भरोसे में नहीं लिया है और इसके साथ ही उन्होंने पदयात्रा में प्रीतम गौड़ा को शामिल किया है। मालूम हो कि प्रीतम वही नेता हैं जिन्होंने देवेगौड़ा परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही थी। बता दें कि जेडीएस ने लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा था और इस दौरान उसने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 2 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। 2 सांसद होने के बावजूद जेडीएस नेता कुमार स्वामी को नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग और इस्पात जैसा मंत्रालय दिया गया। हालांकि इसके बाद भी एचडी कुमार स्वामी भाजपा से खफा नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कृषि विभाग में भर्ती प्रक्रिया पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कृषि विभाग में हो रहे संविदा कर्मचारियों के भर्ती पर सवाल उठा दिया है। अजय राय ने पत्र के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में हो रही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बात कही है और इसके साथ ही बेरोजगारों के साथ हो रहे छल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अजय राय ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग में आत्मा योजना के अंतर्गत एटीएम और बीटीएम के 175 संविदा कर्मचारियों के पदों पर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जुपिटर, रामा इंफोटेक, आविका प्राइवेट लिमिटेड और वंडर पॉइंट कंपनी के माध्यम से भरे जा रहे हैं। इन कंपनियों के टेंडर की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है और इनके स्थान पर नई कंपनियों से टेंडर मांगे गए हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जिन कंपनियों के टेंडर की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनके माध्यम से संविदा के पदों पर भर्ती करना स्पष्ट रूप से बेरोजगारों के साथ अन्याय है और ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है। उन्हें मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर तत्काल रोक लगाने की मांग उन्होंने की है और साथ ही इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज ठाकरे के बाद शरद पवार से मिले सीएम एकनाथ शिंदे, राज्य में सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और राज्य में कई राजनेता अपनी राजनीतिक भविष्य तलाशने में जुटे हैं और इसी बीच एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है। 2 हफ्ते के भीतर शरद पवार और सीएम शिंदे के बीच ये दूसरी मुलाकात है। दोस्तों बता दें कि मनसे चीफ राज ठाकरे ने राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे से बातचीत की है। राज ठाकरे मनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों जैसे कि बीडीडी चौल का पुनर्विकास, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का पुनर्विकास और कुछ अन्य विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का एनटीए चीफ पर गंभीर आरोप, कहा एमपीपीएससी अध्यक्ष रहते संदिग्ध रहा है इनका रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पेपर लीक केस पर जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और उसके चीफ पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता
बताता है एनटीए का एकमात्र काम आउटसोर्सिंग करना है और इसके अध्यक्ष का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रमुख के रूप में बेहद संदिग्ध रिकॉर्ड था। जयराम रमेश ने टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष के एक ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए ये टिप्पणी की। जयराम रमेश ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब बीते मई महीने में ही एनटीए चेयरमैन की जिम्मेदारी प्रदीप सिंह खरोला को सौंपी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग का 8 से 10 अगस्त के बीच जम्मू कश्मीर द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेगी टीम। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने निर्वाचन आयोग का कश्मीर द्वारा अगले हफ्ते में होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू 8 से 10 अगस्त तक जम्मू और कश्मीर घाटी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने कई बैठक करेंगे। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक 8 और 9 अगस्त को तीनों आयुक्त और आयोग के आला अधिकारी जम्मू में सुरक्षा बलों की तैनाती, आवाजाही, चुनावी तैयारियों के साथ राजनीतिक दलों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 9 अगस्त दोपहर बाद से 10 अगस्त शाम तक आयोग श्रीनगर में रहेगा। सूत्रों के मुताबिक सब कुछ नियोजित और आशा के अनुरूप रहा तो 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा पूरी होने के बाद किसी भी दिन चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार, सुरक्षा बल और प्रशासन के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न कराना बहुत बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ संपन्न और रिकॉर्ड मतदान होने के बाद पिछले महीने भर से आतंकी वारदातों में तेजी आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है और आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर अफसर की तैनाती और तबादलों के बारे में आगाह किया है। चुनाव से पहले ये नियमित कवायद है कि 3 साल से अधिक समय से पोस्टेड अधिकारी या अपने गृह जिले में पोस्टेड अधिकारी को चुनाव संचालन प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं, उनका तबादला आवश्यक और अनिवार्य है। इस बाबत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों और सीईओ को यह कवायद पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में असम राइफल्स की जगह सीआरपीएफ की तैनाती का विरोध, कुकीजो विधायकों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, मणिपुर के 10 कुकी और जो विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र में विधायकों ने सरकार के उस फैसले से नाराजगी जताई है जिसमें मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियंस को हटाकर उनकी जगह सीआरपीएफ की बटालियंस तैनात करने का फैसला किया गया है। पत्र में मांग की गई है कि जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के संवेदनशील इलाकों में असम राइफल्स को ही तैनात रखा जाए। कुकी जो विधायक ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा कि जब केंद्र सरकार संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो ऐसे वक्त में असम राइफल्स को हटाकर ऐसे नए सुरक्षा बलों की तैनाती करना जो इलाके से वाकिफ भी नहीं है, उससे हिंसा में बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि सरकार कंगवई और कांगपोकपी इलाके से असम राइफल्स को हटाकर सीआरपीएफ की तैनाती करने की तैयारी कर रही है। कुकी जो विधायकों ने असम राइफल्स को निष्पक्ष बल बताया और दावा किया कि केंद्र सरकार के फैसला एक भयावह साजिश है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार असम राइफल्स की 9वीं और 22वीं बटालियन को हटाकर इनकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियंस की तैनाती कर सकती है। विधायकों ने पीएम मोदी से इस फैसले में हस्तक्षेप की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि असम राइफल्स की बटालियंस को मणिपुर से हटाकर जम्मू में तैनात किया जाएगा और हाल के समय में जम्मू में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है और यही वजह है कि सरकार जम्मू में सैन्य तैनाती बढ़ाने पर विचार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रसारण सेवा विधेयक स्वतंत्रता के लिए खतरा, कांग्रेस ने कहा ऑनलाइन निगरानी चाहती है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रसारण सेवा विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। कांग्रेस ने कहा कि इस कानून के जरिए सरकार लोगों पर ऑनलाइन निगरानी करना चाहती है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने लोगों से सरकार की निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। हालांकि सरकार का कहना है कि विधेयक अभी भी
मसौदा के चरण में है और हितधारकों के साथ विचार विमर्श जारी है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रसारण सेवा विनिमयन विधेयक हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हम सभी को सरकार की निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया प्रभावितों से लेकर स्वतंत्र समाचार आउटलेट तक सामग्री निर्माताओं पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है और मुक्त भाषण को प्रतिबंधित करता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये विधेयक वीडियो अपलोड करने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक विषयों पर लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को डिजिटल समाचार प्रसारक के रूप में चिन्हित करता है और उन्होंने कहा कि इससे स्वतंत्र समाचार कवरेज प्रदान करने वाले व्यक्तियों और छोटी टीम को अनावश्यक रूप से विनियमित किया जा सकता है। खेड़ा ने कहा कि ऑनलाइन कंटेंट बनाने वालों को विषय वस्तु मूल्यांकन समितियां स्थापित करने के लिए बाध्य करने से प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप बढ़ जाएगी और इससे समय पर समाचार मिलने में देरी होगी और मुख्य अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और जो न्यूज़ अपलोड करते हैं यूट्यूब पर उनको लेकर सरकार ये ला सकती है, जिसके बाद अब न्यूज़ आपको मिलने में और स्वतंत्र न्यूज़ मिलने में देरी हो सकती है, या फिर यूँ कहिए कि उसको स्वतंत्र न्यूज़ को आज़ाद आवाज़ को दबाने का प्रयास इसको कहा जा सकता है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।